हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय। क्या जब इंसान डर की हर तह से होकर गुजरता है तो खुद का अस्तित्व भूल जाता है। वो भूल जाता है कि दिन की रोशनी फिर से उसे रास्ता दिखाएगी। सुना रहा हूं डर की एक अलग कहानी जिसका नाम है द घोस्ट। गोदुम अपने सुंदर बीचों के लिए जाना जाता था। पूरा इलाका पर्यटकों से भरा रहता था। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से होटलों की यहां कमी न थी, बल्कि अब तो कई नए रिजॉर्ट्स भी आ गए थे। ऐसा एक नया रिजॉर्ट सुआ रिजॉर्ट्स था। काफी महंगा होने की वजह से लोग भी यहां चुनिंदा ही आते थे। ऋषभ गोखले सीधे अपनी पढ़ाई कर इस रिजॉर्ट में बतौर ट्रेनी आया था। पहली नौकरी थी तो एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। पहला दिन, बीच का किनारा, चमचमाता सूरज और लोगों की आवाजों से भरी ये जगह ऋषभ को अंदर तक खुशनुमा कर गई। सीधे वो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास गया और उसने उसे दिन भर का काम बता दिया। साथ ही रेहाना से भी मिलवाया और बता दिया कि ये तुम्हें अच्छे से सब काम समझा देगी। ऋषभ भी उत्साहित था, तो जैसा उसे बताया गया उसने बिल्कुल वैसा ही किया। धीरे धीरे दोपहर हुई और फिर शाम। पूरे रिजॉर्ट का माहौल बदल गया। जब लाइट्स जली तो ऋषभ को लगा वो किसी मैजिकल जगह पर आ गया है। तुम्हारी शिफ्ट 9 बजे खत्म होगी, वहां नीचे मशीन में पंच करके जाना वरना सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। रेहाना ने अपनी बात रखी और झट से अपना सामान लिए रिजॉर्ट से बाहर की ओर जाने लगी। ऋषभ ने भी सर हिला दिया। लगभग 8:40 पर अचानक लड़कों के ग्रुप ने इशारे से ऋषभ को बुलाया। लड़कों का ग्रुप ठीक बीच के सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठा था। ऋषभ को लगा शायद ऑर्डर देना होगा। वो चला गया। वहां जाकर पता लगा उनके बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। अरे तुम बताओ, यहाँ इसी रिजॉर्ट के पीछे एक कब्रिस्तान है ना? एक लड़के ने पूछा। अरे मुद्दे की बात कर यार, ये तो हमें ही पता है। दूसरे लड़के ने बात काट दी। हाँ, वहाँ एक बंदा मिलता है रात के 12:13 पर, है ना? तीसरे लड़के ने अब जोर से कहा। क्या सर? ऋषभ को तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे कब्रिस्तान की बात सही है ना? एक बंदा एक कार्ट लेकर घूमता है और लोगों को ऐसी जगह लेकर जा सकता है जहाँ वो जाना चाहते हैं। और वो न्यूज़पेपर की बात सही है ना? एक औरत अपने मरे हुए बेटे से मिलकर आई थी। नमित अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, जैसे वो चाहता था कि ऋषभ बोले हाँ सही तो बोल रहे हैं आप। पर ऋषभ के चेहरे को देख वो समझ गया। अरे नए हो क्या? पता नहीं है तुम्हें कुछ? अरे जाओ किसी और को भेजो यार जो पुराना है। नमित मायूस हो गया। वो लड़के फिर से आपस में बहस करने लगे। कीरत दूर से ये सब देख रहा था। सीधे वो ऋषभ के पास आया और उसने उसे जाने को कहा। कीरत ऋषभ का सीनियर था और उसे इस रिजॉर्ट में काम करते 2 साल हो गए थे। तुम जाओ, मैं देखता हूं। कीरत ने ऋषभ को जाने का इशारा किया। जी सर, बताइए। कीरत लड़कों के करीब चला आया। यार ये सच है कि पीछे जो कब्रिस्तान है वहाँ एक बंदा काट लेकर घूमता है और जो उससे मिलता है वो उसे वहाँ ले जाता है जहाँ वो जाना चाहता है? तरुण ने पूछा। कीरत ने हल्की सी स्माइल दी और फिर बोला, सर सब सुनी सुनाई बातें हैं, क्या सच है क्या झूठ कोई नहीं जानता। हाँ ऐसा कहा जरूर जाता है। हाँ देखा, कहा था ना मैंने। नमित ने ताली बजाते हुए कहा। थैंक यू। क्या नाम बताया आपने? नमित ने घूरा। जी कीरत। एनीथिंग एल्स? एक्चुअली लास्ट ऑर्डर 10 बजे का है और उसके बाद ऑर्डर नहीं लेते हम। कीरत ने अपना नोट पैड हाथ में ले लिया। बस ब्रेड्स और दे देना। दैट्स इट। नमित अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। जाते वक्त कीरत ने सुना वो लड़के उस कब्रिस्तान जाना चाहते थे। वो चाहता तो था कि एक सच और बता दे उनको, पर हिम्मत ना हुई। थोड़ी देर में कीरत ब्रेड्स ले आया। वो बस उन सबको देखता रहा। तरुण की निगाहों ने कीरत को पकड़ लिया। जैसे ही कीरत वापस जाने को मुड़ा, तरुण पूछ बैठा, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? नहीं, रहने दीजिए। अरे बोलो भाई। जब तरुण ने जोर दिया तो कीरत का मुंह खुल गया। आप लोग वहां मत जाना। मैंने सुना आप लोग कब्रिस्तान जाना चाहते हैं। आसपास के लोगों का कहना है वो जगह ठीक नहीं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन
जो गया वो भी वहां दफन हो गया। तरुण पहले तो चुप हो गया, फिर जोर जोर से हंसने लगा। अरे ठीक है भाई, हमने सुन लिया, अब जाओ। तीरथ करता भी तो क्या करता, वो उन्हें रोकना चाहता था, बताना चाहता था कि उस कब्रिस्तान में 6 साल पहले क्या हुआ था और क्यों वहां के लोग शाम 6 बजे के बाद कब्रिस्तान के बाहर एक केले के पत्ते में कुछ रखाते हैं ताकि वो साया वहां से बाहर न झांक सके। रात ने करवट ली और वो लड़के तरुण, नमित, गोपू और रोहित कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गए। अजीब खामोशी पसरी थी, जैसे कोई मनहूसियत वहां पसार कर चला गया हो। कुछ बांस के पेड़ बिल्कुल बाहर खड़े थे। कब्रिस्तान के सामने कई केले के पत्तों पर कुछ पदार्थ पड़े थे, कहीं कहीं अगरबत्ती जैसा भी कुछ जमीन में गड़ा था। ये क्या है भाई, इतने सारे केले के पत्तों पर ये क्या पड़ा है? तरुण हैरानी में इधर उधर देखने लगा। भाई समझ में तो नहीं आ रहा है, पर बड़ा अजीब मामला है। नमित झुककर पत्तों को देखने लगा। कुछ अजीब नहीं है यहाँ का इन्वायरमेंट, जैसे हवा का एक भी झोंका यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा हो। आई मीन जैसे वैक्यूम हो यहाँ पर। गोपू की आंखें थोड़ी सहमी सी थी। अरे मन का वहम है यार तेरा, अब दिमाग वही दिखाता है जो हम सोचते हैं। तुझे लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है तो फील भी वैसा ही कर रहा है, रोहित ने कह दिया। हंसने की बात नहीं है, इतना सन्नाटा कहाँ होता है? गोपू थोड़ी ऊंची आवाज में बोला। गोल सफेद चांद, हल्के हल्के आसमान में बादल, वहां पसरी मनहूसियत और बिना पत्तों के खड़े सूखे पेड़ साफ देखा जा सकता था। वो जगह आम नहीं लग रही थी। चांदनी हर कब्र को ऐसे छू रही थी मानो अंदर पड़े हर कंकाल को जीवंत कर देना चाहती थी। जैसे जैसे वो लड़के कब्रिस्तान के भीतर जाने लगे, नीचे पड़े सूखे पत्तों पर पड़ते उनके कदम चीख चीख कर कानों को ऐसे भेद रहे थे जैसे किसी मरे हुए शरीर के भीतर से कोई अनसुनी आह निकल रही हो। तीनों एक कब्र के करीब आकर रुक गए। अब क्या करना है? वेट करते हैं, शायद वो दिख जाए। नमित नीचे की ओर बैठ गया। अभी वो संभल पाते, एक आकृति उनको दूर पेड़ की आड़ से झांकती दिखी। कितना डरावना मंजर था, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। वो आकृति एक बार झांकती, फिर पेड़ की आड़ में छुप जाती, फिर झांकती, फिर छुप जाती। गोपू के पांव कांप से गए। बाकी सब भी फटी आंखों से बस उस आकृति को ताकी जा रहे थे। आखिर चल क्या रहा था? तब वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो आकृति पेड़ की आड़ से अब पूरी तरह बाहर आई और उनकी ओर बढ़ने लगी। सब के सब भौचक्के के नजारा देखने लगे। कौन है भाई ये? निकले क्या यहां से? सबसे बहादुर जो बन रहा था, उसके पहले शब्द यही थे। तरुण धीमी आवाज में बोला, पर उनकी चीख तब निकली जब पाया वो आकृति अचानक नीचे झुकी और एक कब्र को अपने हाथों से खोदने लगी। उसके लंबे हाथों को देख सबकी जबान हलक में अटक गई। वो आकृति अचानक रुकी और फिर उनकी ओर देख कब्र में कूद गई, जैसे उसमें समा गई हो। क्या चल रहा था किसी को समझ ही नहीं आया, पर इतना तय जरूर हो गया था कि अब उनको तुरंत यहां से लौट जाना चाहिए। जैसे ही वो मुड़े, पाया उनके सामने एक लंबा व्यक्ति खड़ा है जो काले पोशाक में ऊपर से नीचे तक ढका है। उसके हाथ में एक काट भी था। उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था। सबके चेहरे देखने लायक थे। गोपू का चेहरा तो पूरा उतर गया, वहीं तरुण और रोहित की आंखें फटी हुई थी। क्या होगा उन लड़कों के साथ? क्या कोई वापस उस कब्रिस्तान से लौट कर आ पाएगा? सुनाऊंगा आगे की कहानी द गोस्ट भाग 2 में। मित्रों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।